अस्सलाम वालेकुम। जितने भी स्मोकर्स हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीओपीडी के बारे में बात करेंगे। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि जिसके अंदर सांस की नाली के अंदर रुकावट पैदा होती है और बलगम पैदा होती है। आम तौर पर ये मसला स्मोकर्स के अंदर ज़्यादा होता है जो हुक्का या सिगरेट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये मसला पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसकी वजह से हो सकता है। अब जो फ़िज़ाई आलूदगी है या हुक्का या सिगरेट का जो धुआं होता है, इसके अंदर बहुत से इरिटेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे सांस की नाली के अंदर के जो सेल्स हैं उसको जाके इरिटेट करता है, और हमारा जिस्म कोशिश करता है कि इन केमिकल्स को बाहर निकाला जा सके। तो हमारा एक कुदरती मैकेनिज़्म है जिसके अंदर बलगम थोड़ी थोड़ी पैदा होती रहती है, और वो ऊपर की तरफ आते हुए अपने साथ जितने भी डस्ट वगैरह होती है वो उसको हलक में लाती है, और उससे फिर हम या तो निकल लेते हैं या फिर थूक देते हैं। लेकिन जब बहुत लंबे अरसे के लिए आप किसी इरिटेंट का शिकार रहते हैं, जैसे कि आप 10-12 साल तक स्मोकिंग करते रहते हैं, तो फिर क्योंकि आपके लंग्स ज़्यादा टाइम के लिए किसी इरिटेंट के साथ कांटेक्ट में होते हैं, तो वो उनके अंदर ये सलाहियत बढ़ जाती है। जिस तरह जिम के अंदर एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स बढ़ जाते हैं, इसी तरह जो ग्लैंड्स बलगम पैदा करते हैं सांस की नालियों के अंदर, अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए इरिटेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहें, तो उन ग्लैंड्स के अंदर भी यानी कि ग्रोथ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, और वो ग्लैंड्स इतने बढ़ जाते हैं कि सांस की नाली के अंदर रुकावट पैदा कर देते हैं। तो एक तो उस ग्लैंड्स के साइज़ के बढ़ने की वजह से रुकावट पैदा होती है, और दूसरा वो जो बलगम पैदा करते हैं वो भी म्यूकस जो होता है वो भी सांस में रुकावट पैदा करता है। सीओपीडी जो टर्म है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये दो बीमारियों पे मुश्तमिल है। एक एम्फेसीमा है, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। जो मैंने आपको ग्लैंड्स वाली बीमारी बताई है कि वो बढ़ जाते हैं सांस की नाली के अंदर, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। जो एम्फेसीमा है, इसमें क्या होता है कि जो आपके एल्व्यूलाई हैं, जो हवा की थैलियाँ हैं जिसके इर्द गिर्द खून की नालियाँ होती हैं, और वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है, तो वो हवा की थैलियाँ जो हैं उनकी दीवारें तबाह होने लगती हैं, और मिलियंस में जो आपकी छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं वो समझ लें कि आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं, और जहाँ पे 10 थैलियाँ होनी थी वहाँ पे वो समझे 1 या 2 हवा की थैली बन जाती है। तो अब हवा की थैलियाँ कम होने की वजह से उसका जो रकबा है, जो उसका सर्कमफेरेंस है, उसका जो एरिया है वो कम हो जाता है, सरफेस एरिया। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो तबादला है वो प्रॉपर नहीं हो सकता। इसी वजह से फिर जो सांस में जो दुश्वारियाँ पैदा होती हैं वो इस वजह से होती हैं क्योंकि इनके गैसों का तबादला मुकम्मल तौर पर नहीं हो रहा होता। तो एम्फीसीमा जो है ये जेनेटिक डिजीज़ भी है। जिन लोगों के अंदर ये इसका एक एंजाइम होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो जिनके अंदर वो डेफिशिएंट होता है उनके अंदर ये मसला जो है वो ज़्यादा होता है। और अगर ऐसे लोग स्मोकिंग करेंगे तो इनमें बहुत जल्दी ही या सांस का मसला शुरू हो जाएगा। आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग जो हैं वो साल 2 साल ही स्मोकिंग करते हैं और उनमें सांस का मसला शुरू हो जाता है, जबकि कुछ लोग होते हैं वो 20-25 साल 30 साल स्मोकिंग करते हैं, तब जाके उनको सांस का थोड़ा बहुत मसला होना शुरू होता है। तो उनमें डिफरेंस यही होता है कि जिनमें स्टार्ट में ये इशू हो जाता है वो एम्फीसीमा उनके अंदर हो रहा होता है, क्योंकि उनके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी होती है। तो जैसे ही वो स्मोकिंग करते हैं तो एल्विलाई जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके अंदर सांस की जो ख़राबी है वो जल्दी शुरू हो जाती है। तो जिनके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर ये जो एंजाइम है ये अवेलेबल होता है आईवी फॉर्मुलेशन में। आप इंजेक्टेबल फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और चेकअप बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जिनके अंदर ये इशू नहीं है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का, तो उनको अंदर पहली जो चीज़ इसके ट्रीटमेंट में है वो स्मोकिंग को छोड़ना है। जितनी जल्दी हो सकता है स्मोकिंग को छोड़ दें। अगर तो आपको एडिक्शन नहीं हुई तो आप इसको जल्दी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडिक्शन बहुत सीवियर हो चुकी है और आप किसी किस्म की हेल्प चाहते हैं तो साइकेट्रिस्ट से हेल्प लें, साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है इसके साथ हेल्प लें, और मुख्तलिफ ड्रग्स आपको दी जाएंगी और निकोटीन पैचेस वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो आप थोड़ी सी हेल्प के साथ इसको बआसानी छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे तब तक सीओपीडी का इलाज नहीं किया जा सकता, आप जितनी मर्जी मेडिसिन ले लें। स्मोकिंग छोड़ने के बाद फिर हमने शॉर्ट टर्म जो ट्रीटमेंट इसका है वो साबा होता है या सामा होता है। साबा और सामा जो है ये यानी कि वक्ती तौर पर सांस को बेहतर करने की दवाइयाँ हैं। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और
शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एगोनिस्ट जो है हमारे पास, एंटागोनिस्ट। ये चीज़ें जो हैं सांस को थोड़ी देर के लिए बेहतर करती हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए हमारे पास लामा और इसके अलावा 7 कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं, यानी स्टीरॉइड्स इनहेलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कम्बिनेशंस में भी मुख्तलिफ फार्मूलेशन इसकी इस्तेमाल होती हैं। तो अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी थेरेपी जो है वो बेहतर रहेगी। क्या आपने सामा थेरेपी पे जाना है, लैमा थेरेपी पे जाना है, जो आपको गाइड करेगा। साथ स्टीरॉयड ऐड करना चाहेंगे तो स्टीरॉयड ऐड कर देंगे। मज़ीद मोन्टेलोकास्ट हैं जो इन मास्ट सेल्स जो हैं उसको रोकती हैं, तो COPD में भी मोन्टेलोकास्ट का रोल है, लेकिन एस्थमा में उसका रोल ज़्यादा है। तो ये एस्थमा और COPD के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। एस्थमा और COPD में डिफरेंस ये है कि एस्थमा जो है वो एपिसोड्स की सूरत में होता है, जबकि COPD का इशू जो है ये ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। यानी लास्ट 2 सालों के अंदर अगर आपको 3 महीने के ड्यूरेशन कंटिन्यूस या इंटरप्टेड, कुल मिला के 3 महीने अगर हो गए आपको 2 साल के अंदर, तो आपको COPD लेबल किया जा सकता है। और दूसरी शर्त यह है कि आपने स्मोकिंग की हो या फिर आपका एरिया ऐसा है जिसमें पॉल्यूटेंट्स की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है, फ़िज़ा की आलूदगी बहुत ज़्यादा है। COPD के पेशेंट्स को जब भी सिगरेट स्मोकिंग या हुक्का छोड़ने का कहा जाता है तो वो कहते हैं कि यही वो चीज़ है जिससे हमारी बलगम बाहर निकलती है, वरना बलगम जो है वो छाती में जमी रहती है। तो ये बात जानने की ज़रूरत है कि बलगम ये निकालता नहीं है, इसकी वजह से बलगम पैदा होती है, क्योंकि ये ऐसे जहरीले मादे आपके जिस्म में लेके जा रहे हैं हुक्का और सिगरेट, कि आपकी बॉडी कोशिश कर रही है कि वो इन जहरीले मादों को बाहर निकालें बलगम के अंदर मिक्स करके। तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स है। अगर आप इरिटेंट्स को कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बलगम जो है वो भी कम हो जाएगी। स्टार्ट में थोड़ा बहुत आपको इशू हो सकता है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी जो बलगम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी विद मेडिसिन। COPD में आपको बहुत से टेस्ट एडवाइस किए जा सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है, CBC करवाई जा सकती है, चेस्ट एक्सरे करवाया जा सकता है, चेस्ट का CT भी एडवाइस किया जा सकता है इन सीवियर केसेस, और स्पायरोमेट्री होती है जिसके अंदर आपकी सांस की नालियों का और आपके जो लंग्स हैं उनका फंक्शन चेक किया जाता है कि एक मशीन के अंदर हवा आपने पहले अपना सांस फुल खींचना है, उसके बाद फुल ज़ोर से सांस लेना है। तो आपकी जो COPD है उसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा हम इससे लगाते हैं कि ज़ोर से सांस बाहर निकालते हुए जो पहले सेकंड के अंदर आपकी हवा कितनी जो है वो बाहर खारिज होती है, उससे आपकी COPD की सिवियरिटी का अंदाज़ा होता है। अगर आपकी पहले सेकंड के अंदर जो हवा निकल रही है वो 80% या 90% है, तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जितनी ये कम होती जाएगी उतना आपकी जो COPD की सिवियरिटी है वो बढ़ती जाएगी। इसके अलावा आपके ABGs टेस्ट हो सकते हैं जिसके अंदर आपके आर्टीरियल ब्लड से, यानी कि जो हमारी शरीयान का खून होता है, यानी आपके बाजू से शरीयान का खून लिया जाता है, उसके अंदर हम ये गैसेस देखते हैं कि ऑक्सीजन उसमें कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है और बाइकार्बोनेट्स कितने हैं। ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखते हैं। तो ये टेस्ट भी COPD के सीवियर केसेस में जो है वो एडवाइस किया जाता है, ताकि हम देख सकें कि ऑक्सीजन जो है वो खून के अंदर प्रॉपरली पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। इसके अलावा पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर भी होता है जो आपकी फिंगर पे लगता है, और ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है खून के अंदर वो आपको बता सकता है। लिहाजा याद रखें कि सिगरेट एक स्टाइल से शुरू होती है और बीमारी और मौत पे ख़त्म। तो अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग। मैं अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।